जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल गणित स्टडी पर। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10 का टॉप 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्ज़ाम 2022 के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो में आप मेरे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक बना रहेंगे। और इससे पहले यदि पहले के वीडियो को नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाकर ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण के द्वारा। ठीक है, क्या क्वेश्चन कर रहा है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये किसके द्वारा बनता है, समतल दर्पण के द्वारा। किसके द्वारा, समतल दर्पण के द्वारा। ठीक है, बात आई है समतल दर्पण की, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उसको समतल दर्पण कहा जाता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। समतल दर्पण में हमेशा आभासी सीधा तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इस सब बातों को क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितनी होती है, जिसकी फोकस दूरी होती है 1 मीटर। कितनी होती है, 1 मीटर होती है। ठीक है, डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितनी होती है, 1 मीटर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी से बनेगा, यानी कि लेंस बनाने के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, लेंस बनाने में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो ये नहीं होता, किसका, मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, किसी लेंस के यानी किस लेंस के बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं। किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे हुए दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं, इस तरह का। ठीक है, ये क्या है आपका उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। तो लाल रंग का उपयोग किया जाता है खतरे के निशान में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, खतरे के निशान में किसका रंग प्रयोग किया जाता है, लाल रंग का। क्यों, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक। कितना होता है, 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है, 7800 एंगस्ट्रॉम। तो खतरे का निशान लाल क्यों होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। कितना होता है, सबसे अधिक कितना, 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, इसलिए इसका प्रकीर्णन क्या होता है, इसका प्रकीर्णन जो होता है ना, सबसे कम होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछेगा, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो लाल रंग का ही प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, खतरे के निशान में किया जाता है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या करें, क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। किसके लिए होता है, लाल रंग के लिए होता है। कितना होता है, 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। सबसे कम यानी सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है, बैगनी रंग का। सबसे अधिक प्रकीर्णन ये सभी बनेगा क्वेश्चन। प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, किसका होता है, ये बैगनी रंग का होता है। किस रंग का, बैगनी रंग का। सबसे कम किसका होता है, तो ये लाल रंग का होता है। ठीक है, प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है बैगनी का, कम होता है लाल का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बात आई है निकट दृष्टि दोष की, तो इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या है, तो निकट दृष्टि दोष में वस्तु निकट की दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष होने का कारण यह है, इसका जो आई बॉल होता है, इसका साइज क्या होता है, इसका साइज इसका साइज में यानी चेंजिंग आ जाता है। ठीक है, अवतल ये निकट दृष्टि दोष का अन्य नाम क्या है, निकट दृष्टि दोष का अन्य नाम है मायोपिया। निकट दृष्टि दोष का अन्य नाम क्या है, मायोपिया। ठीक है,
तो निकट दृष्टि दोष से इतना बात को ध्यान में रखना है। क्या क्या बोले? निकट दृष्टि दोष का वह प्रकार है जिसमें हमारा मित्र निकट की वस्तु को तो साफ साफ देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का अन्य नाम क्या है? मायोपिया है। इतना को ध्यान में रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने वाला सूत्र क्या होता है? तो किसी कुंडली का प्रतिरोध यानी कि आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ क्या होता है? V बराबर आई आर होता है। हम लोग क्या जानते हैं? ओम के नियम से V बराबर आई आर। यदि यहाँ से आर का वैल्यू निकाला जाती है क्या निकलेगा? V/I। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बात आई है प्रतिरोध की, तो प्रतिरोध का संकेत क्या होता है? आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, और इसका सिंबल इस तरह होता है। ठीक है, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? ओम होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? धातुओं में धारावाहक होते हैं। तो धातुओं में धारा का प्रभाव जो होता है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। धातुओं में धारा का प्रभाव मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, अर्धचालक में किसके कारण होगा? हॉल के कारण होगा। और आपका विलयन में जो विद्युत का चालन होता है ये आयन के कारण होता है। तो इतना बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन और यानी अर्धचालक में हॉल के कारण होता है। ठीक है, विलयन में आयन के कारण विद्युत धारा का प्रभाव होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? 9, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो किसी भी विद्युत परिपथ में धारा की माप एमीटर से होता है। एमीटर से होता है। किससे होता है? एमीटर से होता है। बात आई है एमीटर की, तो इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो एमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, एमीटर विद्युत परिपथ में धारा को मापता है। ठीक है, अच्छा, यदि आपसे पूछ दे वोल्ट मीटर, तो ये वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्ट मीटर ये विद्युत परिपथ में किसको? विभवांतर को मापता है। किसको मापता है? विभवांतर को। ठीक है, विभवांतर से, विभवांतर को मापता है। विभवांतर से याद रखना है क्या? समांतर। विभवांतर से क्या याद रखना है? समांतर। यानी कि विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। इतना बात को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? तो विद्युत फ्यूज जो है ना, विद्युत धारा की उसमें प्रभाव पर काम करता है। ठीक है, विद्युत फ्यूज हो गया आपका, यानी कि आयरन हो गया। ठीक है, आयरन हो गया, हीटर हो गया, ये बल्ब हो गया। ठीक है, ये सब किस सिद्धांत पर काम करता है? ये ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। ठीक है, यदि आपको पूछ दे, यानी कि टीवी पूछ दे, ठीक है, विद्युत घंटी पूछ दे, ठीक है, विद्युत घंटी पूछ दे, ये सब यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करेगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से आपका कैसा धारा प्राप्त होता है? दिष्ट धारा। कैसी धारा? दिष्ट धारा। ठीक है, दिष्ट धारा प्राप्त होती है बैटरी से। और हाँ दोस्तों, अभी तक यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो 1 सेकेंड भी आपको नहीं लगेगा लाइक करने में। लाइक कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। ठीक है, और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो ये आपका क्या होगा? लकड़ी आपका जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, गोबर गैस भी उदाहरण है, कोयला भी है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो कि नाभिकीय ऊर्जा है, ये आपका जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? निम्न में कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? तो नवीकरणीय ऊर्जा के वो स्रोत हैं जिनका हम लोग बार बार उपयोग कर पाएंगे। ठीक है, तो सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, इसका हम लोग बार बार उपयोग कर सकेंगे। कोयला खत्म हो जाएगा, पेट्रोल भी खत्म होगा, प्राकृतिक गैस भी क्या होगा? समाप्त हो जाएगा, लेकिन सौर ऊर्जा क्या होगा? खत्म नहीं होगा। अच्छा, सौर ऊर्जा से विद्युत कैसे प्राप्त होता है? तो सौर ऊर्जा के लिए सौर सेल में क्या लगाया जाता है? सिलिकॉन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? सिलिकॉन या जर्मेनियम लगा रहता है। ठीक है, सौर सेल में यानी कि सोलर प्लेट में क्या लगा रहता है? सिलिकॉन या जर्मेनियम अर्धचालक लगा होता है। ठीक है, तो इसको भी देखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? निम्न में कौन अपकारक है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है?
तो ये देख लो पार्टनर, यानी कि क्या करना है, सबसे पहले पीएच हम पूरा ही बता देते हैं। ये पीएच वैल्यू पर जो अंकित रहता है 0 से 14 तक, ठीक है। पीएच का खोज किया था किसने, सोरेनसन ने 1907 ईस्वी में किया था, सोरेनसन ने, ठीक है, सोरेनसन ने। ये बीच में रहता है 7। तो देखो यदि पीएच का वैल्यू 7 से कम होगा तो विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय। 7 से ज़्यादा होगा तो विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा, ठीक है। और 7 होगा तो विलयन क्या होगा, उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन होगा, ठीक है, उदासीन होगा। इसको याद रखना है, ठीक है। और पीएच बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/-log, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। पीएच। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा, क्योंकि ये 7 से अधिक है, 7 से अधिक होगा तो क्या होगा, विलयन क्षारीय हो जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, निम्न में कौन सही है। तो निम्न में Na2CO3 × 5H2 नहीं, Na2CO3 × 10H2, हाँ ये सही है। कौन सही है, Na2CO3 × 10H2, इसको कहा जाता है धवन सोडा। कौन सा सोडा कहा जाता है, धवन सोडा, धवन सोडा याद रखना है। कौन सोडा, धवन सोडा, ठीक है। जैसे आपसे पूछ दे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, ठीक है, ये होता है Na2CO3, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पूछ ले, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या होगा, NaOH। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षार है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है NaCl, ये किसका सूत्र है, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का। सोडियम क्लोराइड ये नमक का, ये क्या होता है, लवण होता है, ठीक है। ये क्या होता है, लवण होता है। आपसे पूछ दे जिप्सम का, ठीक है, आपसे पूछ दे प्लास्टर ऑफ पेरिस का, आपसे पूछ दे संगमरमर का, आपसे पूछ दे बुझा चूना का, आपसे पूछ दे खरिया चूना का, आपसे पूछ दे कली चूना का। तो इन सब का क्या करना है, आपको कमेंट में इसका जवाब देना है, ठीक है। देखते हैं कितना जवाब दे पाते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है। कैसा होता है, बैगनी रंग का। लिटमस रंग, लिटमस जो होता है ना, प्रकृति का जो होता है ना, लिटमस रंजक जो होता है बैगनी रंग का होता है, जो निकाला जाता है अर्थात बनाया जाता है किससे, तो लिटमस बनाया जाता है लाइकेन से, और लाइकेन बनाता है लिचियन से। किससे बनाता है, लिचियन से, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो ये बनता है आपका विरंजक चूर्ण। क्या बनता है, CaOCl2, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। शुष्क बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का ऑल2 प्लस इस पर ही क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर आपका कौन बनता है, ये विरंजक चूर्ण बनता है, ठीक है। तो सबको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, सोडियम क्लोराइड का पीएच वैल्यू कितना होता है, लगभग 14 होता है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। नीला थोथा, नीला कशिश, ये होता है CuSO4 × 5H2O, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। ये बनता है ऑप्शन नंबर आपका डी, Na2ZNO2 प्लस H2O बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, पीतल है। पीतल क्या है, ये धातु, अधातु, उपधातु नहीं, ये क्या है, मिश्र धातु। ये दो से अधिक धातुओं से मिलकर बना है, ठीक है। पीतल किसका किसका मिश्रण है, तो याद रखना है पिताजी को। किसको याद रखना है, पिताजी। पी से हुआ पीतल, ता से हुआ तांबा, ता से हुआ क्या, तांबा, और जी से हुआ जस्ता। तो पीतल आपका तांबा और जस्ता का क्या है, मिश्रण है। इसको भी ध्यान में रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। बोल रहे क्रोमिन, क्रोमिन नहीं है, क्या होगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है, तो ब्रोमीन अधातु कमरे के ताप एवं दाब पर ये द्रव्य अवस्था में आता है, ठीक है। किस में आता है, द्रव्य अवस्था में। आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के ताप एवं दाब पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन, ठीक है। और यदि धातु पूछ दे कि कौन सा धातु कमरे के ताप एवं दाब पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, ये आपका पारा पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, पारा, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 बंध हैं, किसके हैं, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H नहीं, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12H22
O11 होता है, क्या होता है O11। ग्लूकोज का बोले होगा C6H12O6। संगमरमर का बोले तो CaCO3 बोले, ठीक है। दवन सोडा का Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। तो ये सबको भी ध्यान में रखना है। इससे और भी पूछ सकता है। कली चूना का CaO हो गया, बुझा हुआ चूना CaOH का होल 2, ठीक है। ये सब होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, हीलियम परमाणु के बाध्यम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 होता है। कितना होता है, हीलियम को छोड़कर अन्य अक्रिय गैसों के अंतिम कक्षा में 8 होता है, लेकिन हीलियम ही एक ऐसा अक्रिय गैस है जिसके अंतिम कक्षा में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण उसको कहा जाता है जो अपना भोजन स्वयं बनाए। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये स्वपोषी भोजन बनाता है। अर्थात इन क्या होगा, इनमें से सभी स्वपोषण के लिए क्या है, जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। तो कवक में पोषण की मृतजीवी विधि होती है। कौन सी विधि होती है, मृतजीवी विधि होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। और इसमें यदि पूछ दे कौन सा धातु पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। कौन सा धातु पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, पायरूट के विखंडन से ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। ये क्रिया क्या कहलाती है, ये क्रिया कहाँ पे होती है, ये क्रिया आपको कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो हमें किस रोग के होने की संभावना है। तो हमें हो जाएगा यानी कि ग्वाइटर हो जाएगा, गलकंड हो जाएगा, गेंगा हो जाएगा। अर्थात ये सभी एक ही है, ये सभी क्या है, एक ही है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ग्वाइटर होता है, गेंगा होता है और गलकंडा होता है, सब एक ही है, ठीक है। अगला है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो एस्ट्रोजन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, रिलैक्सिन हो गया। ये सब हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, ये होता है मादा से। कहाँ से होता है, मादा से, ठीक है, मादा से रिलीज होता है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, ये होता है आपका कहाँ से, अंडाशय से। कहाँ से होगा, अंडाशय से होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। विषम तो पुरुष में होता है, लैंगरहंस दीपिका, ये तो अग्नाशय का पार्ट है। ये थायराइड ग्रंथि, यहाँ से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। तो ये सब नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण कौन करता है, ये करता है सेरिब्रम। कौन करता है, सेरिब्रम करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा, सॉरी 29 नहीं, 33 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, घोंघा किस समुदाय का प्राणी है। तो घोंघा आपका मोलस्का समुदाय का प्राणी है। किस समूह का, मोलस्का समूह का, ये नहीं कि ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है। उभयलिंगी कौन है, केचवा। ये जो केचवा होता है, ये केचवा में 8 गो दिल होता है। कितना दिल होता है, 8 दिल। इसी में केचवा, इसी में केचवाइन होता है, ठीक है। तो केचवा यानी कि द्विलिंगी होता है ये, उभयलिंगी या द्विलिंगी, मतलब इसमें नर भी होता है, मादा भी होता है। केचवा में 8 दिल होता है, ठीक है। और एक यदि अगला को चलना रहता है तो पिछला कहता है सुन रही है जी, इसको धक्का मारो आगे से, तभी क्या होता है, केचवा आगे बढ़ता है। केचवा में 8 यानी कि दिल होता है, ठीक है। और केचवा क्या उभयलिंगी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, परागकोश होते हैं। परागकोश आपका परागन में होता है। कहाँ होता है, परागकण में, यानी कि परागकोश में क्या होता है, परागकण होता है। परागकोश में क्या होता है, परागकण होता है। ये ऐसे होता है फूल में, जो ऐसे भाग होता है ना, इसको कहा जाता है पुंकेसर, ठीक है। ये होता है आपका परागकोश। अब परागकोश में ये क्या भरा रहता है, ये भरा रहता है आपका परागकण भरा रहता है, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 36 आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। कितना, 23 जोड़ा, मतलब 46 को पाया जाता है, ठीक है। कहेगा स्त्रियों में कौन सा गुणसूत्र XX और पुरुषों में XY पाया जाता है। यदि लड़की का X, लड़का का भी X मिले तो ये क्या होगा, ये गर्ल पैदा लेगी। क्या होगा, गर्ल। और लड़की का X तथा लड़का का Y यदि मिलेगा क्रोमोसोम, तो ये क्या होगा, संतति के रूप में बॉय पैदा लेगा, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखना है।
23 जोड़ा या 46 ठो। और लड़कियों में कौन सा गुणसूत्र, XX, लड़कों में XY। लड़की का X तथा लड़का का X मिलेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा गर्ल। लड़की का X तथा लड़का का Y मिलेगा तो क्या बनेगा, Y। संतति के रूप में यानी कि बॉय पैदा लेगा, लड़का। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। तो हरे पेड़ पौधे क्या होता है, उपभोक्ता की श्रेणी, उत्पादक होता है। हरे पेड़ पौधा क्या होता है, उत्पादक होता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा क्या, उपभोक्ता। उपभोक्ता आपका क्या हो जाएगा, जंगली जानवर जो खाएगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, आर से क्या क्या होता है, आर से होता है आपका रिड्यूज होता है। क्या होता है, रिड्यूज, रिड्यूज होता है, रिसेल होता है। ठीक है, रिसेल होता है, हाँ रिड्यूज, रिसेल, और क्या होता है, रीयूज होता है, रीयूज होता है। यानी कि कम उपयोग करो, पुनर्चक्रण और पुनर्उपयोग करो। अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं। किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं। तो पहला कारण है शहरीकरण हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे गांव शहर का रूप लेते जा रहा है, तो जंगल खत्म हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, प्रदूषण ज़्यादा फैल रहा है, इसलिए प्राकृतिक साधन क्या हो रहा है, नष्ट होते जा रहे हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। और हाँ, अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नए टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।